Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. I'm going to discuss the previous year questions of CDS 2014 for subject of geography today with you people. तो ये सीरीज हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ईयर बाय ईयर वी आर गोइंग टू कवर अप विद यू पीपल. तो आज दो वीडियोस रखूंगा 2014 एक की और 2014 दो के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की. क्लियर है जी. ये पहली वीडियो जिसमें पहले दो, आपको पता साल में दो बार सीरियस होता है, तो पहले के वीडियोस को डिस्कस करूंगा आज क्वेश्चंस ज्योग्राफी में. दूसरा एक और अनाउंसमेंट है जी, आप लोग इसी चीज़ को, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा. हमारा टेलीग्राम पेज है, वहाँ पर पीडीएफ्स आपके पास अवेलेबल होंगी इन सभी का. तो जिनको भी ज्वाइन करना हो, सब्सक्राइब करना हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. वी अश्योर यू वी आर गोइंग टू गिव यू द क्वालिटी थिंग्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म इन द कमिंग टाइम एज वेल. लेट्स स्टार्ट द सेशन. कुछ अनाउंसमेंट्स हैं अनअकैडमी पर. गोल आईनेट 2022 का कोर्स चल रहा है जी. मतलब जिनका आईनेट का टारगेट है उनके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है 2022 के लिए. इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट बैच कोर्स where all these three educators are going to take up the things with you people in a comprehensive manner. तो ज़रूर इस रेफरल कोड को भी यूज़ करें, प्रतीक तक्षला, टू गेट द 10% ऑफ. 22 से ये बैच शुरू हो रहा है. सेम उड़ान एफकेट 2022, ये भी एक कंप्लीट बैच कोर्स है, 22 सितंबर से शुरू हो रहा है, ज़रूर ज्वाइन करिएगा. अनदर मेन अनाउंसमेंट विच आई नीड टू मेक अप इज़ प्राइस हाइक होने जा रहा है सितंबर के बाद अनअकैडमी प्लस पे. तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इस रेफरल कोड को यूज़ करके एंड गेट द 10% ऑफ ऑन द सेशन. लेट्स सी द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया? महानदी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी में से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आपको पता हो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में नर्मदा एक ऐसी नदी है जो विंध्या सतपुरा से अमरकंटक से शुरू होती है और इस तरफ जा रही है, गल्फ ऑफ खंबत में ड्रेन करती है. बाकी महानदी छत्तीसगढ़ से शुरू हो रही है और वो भी इस तरफ जाएगी. अगर हम ये वेस्टर्न घाट्स की बात करें, यहाँ से आ रही है कृष्णा, गोदावरी सॉरी, उसके बाद कृष्णा और कावेरी, ये सब की सब ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है. तो द आंसर हेयर शुड बी द नर्मदा रिवर. Only 3 is the right answer in this question. I hope everybody is very clear about this question. Next question देखिए. Which of the following is an example of subsistence farming? Number 1 shifting cultivation, number 2 commercial farming, third is extensive and intensive farming, and the fourth one is organic. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है. पहले तो सभी को ये वर्ड्स का मीनिंग समझ आना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे बहुत बारी क्वेश्चन आता है, यूपीएससी डालता है. सबसिस्टेंस का मतलब है सिर्फ फॉर योर फैमिली, फॉर योर ओन एग्जिस्टेंस. व्हेन यू आर ग्रोइंग, वी आर डूइंग फार्मिंग, दैट इज फॉर योर ओन एग्जिस्टेंस और योर ओन फैमिली, नो बिजनेस, नो अदर एक्सपोर्ट एनीथिंग. तो इनमें से आंसर आपको ए ऑप्शन लगेगा, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज डन इन द केस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग. अगर आप कमर्शियल फार्मिंग सोच रहे हैं तो दोस्त कमर्शियल होता ही बिजनेस के लिए, तो ये भी नहीं है. एक्सटेंसिव और इंटेंसिव भी नहीं. इंटेंसिव होता है जो डेवलपिंग कंट्री में हो रहा है, एक्सटेंसिव होता है जो बहुत बड़े एरियाज में हो रहा है. ये क्लियर हो गया जी. ये गलत है यहाँ पर. ऑर्गेनिक फार्मिंग भी गलत है. आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन होना चाहिए. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द राइट आंसर फॉर सबसिस्टेंस फार्मिंग. आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सॉइल कंजर्वेशन के लिए कौन सी मेथड्स आर यूटिलाइजेबल फॉर हिली रीजन्स में? नंबर 1 टेरेस एंड कंटूर बाउंडिंग, नंबर 2 शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नंबर 3 कंटूर प्लोइंग. फिर आंसर शुड बी 1 एंड 3. यहाँ पर आप टेरेस और कंटूर, टेरेस फार्मिंग होती है, आप इस हिसाब से करते हो कि पानी का फ्लो स्लो हो सके और जब ये जाए नीचे तो आराम से सॉइल कंजर्व की जा सके. ये तो बिल्कुल ठीक है. कॉन्टूर का मतलब होता है दोस्त, ये पहाड़ है, इसके आसपास आप ऐसे घुमा रहे हो, तो दिस इज कॉन्टूर्स. तो ये भी ठीक है, एक तरह का स्टेप ही बन जाए ताकि पानी सीधा ना हो और रिवर इरोड ना करे सॉइल को. तो ये भी और ये भी, ये दोनों ठीक है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता, हमेशा शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स व्हेन यू क्लियर अप द फॉरेस्ट एरिया, आप सारा फॉरेस्ट एरिया क्लियर करते हो, वहाँ पर खेती करते हो.
तो 2 यहाँ पर गलत है, 1 and 3 is the right answer. A should have been the right answer in this question. Next आइए जी, Valleykonda group of low hills is a structural part of what? A good question again. जो Valleykonda hills हैं वो किसका पार्ट है? नीलगिरी का, वेस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट का या कार्डमम हिल्स का? आपको मैंने पहले भी कई बारी क्लासेस में बता चुका हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी जगह पर, ये दोस्त ये पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं, और जहाँ पर ये मीट करते हैं वो तो होते हैं नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल्स भी रादर वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट माना जाता है। नीचे जो है ये वाले हिल्स हैं इनको कहा जाता है कार्डमम हिल्स, जो कि वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है। तो ये तो गया, और वेस्टर्न घाट्स भी गया, नीलगिरी हिल्स भी इसका पार्ट है। ईस्टर्न घाट्स में आती हैं शेवरॉय, जवदी, नालकोंडा, वेलीकोंडा, Nallamalai hills. So Valleykonda is basically group of low hills which are in Andhra Pradesh as a part of Eastern Ghats. I hope everybody is very clear about this point here. आइए ज़रा अगला क्वेश्चन चेक करें इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे। भाखड़ा, दुल्हस्ती है, हीराकुड है और टेरी है। आपको मैच द कॉलम करना है। भाखड़ा जो डैम है वो बेसिकली सतलुज के ऊपर है। दुल्हस्ती ये डैम है चिनाब के ऊपर, और चिनाब का नाम हिमाचल में चंद्रभागा से, तो चंद्रा। हीराकुड जो डैम है वो भागीरथी रिवर के ऊपर है, और जो टेरी डैम है, और हीराकुड इज अ महानदी, हाउ कैन यू रिमेंबर, उड़ीसा में है हीराकुड महानदी के ऊपर, और भागीरथी हमारा यूपी की तरफ, उत्तराखंड की तरफ। टेरी डैम इज ऑन भागीरथी। तो आंसर यहाँ पर अगर हम देखें, ए का 4, बी का 3, तो आपको यहीं से आंसर मिल गया। बी शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस पे भी बार बार क्वेश्चन कभी सिंगल टर्म पूछा, भाखड़ा नंगल लास्ट टाइम 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन विच एरियाज? ट्रॉपिकल रीजन्स, पोलर रीजन्स, टेम्परेट और ओशन। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलेगी। याद रखिएगा, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती कम होती है। सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर होती है, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे सबसे कम बायोडाइवर्सिटी होगी। तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, सबसे ज़्यादा इक्वेटर, फिर ट्रॉपिकल्स में। तो आंसर इज ए ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड हार्बर? इनमें से कौन सा लैंडलॉक्ड पोर्ट है? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में डीपेस्ट भी है और लैंडलॉक्ड भी है, और आंसर भी वैसे ए ऑप्शन ही है। इनौर एक कॉर्पोरेट पोर्ट है जी, इट्स अ कॉर्पोरेट पोर्ट विच इज इन तमिलनाडु। देन वी हैव इज मुंबई विच इज द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। हल्दिया दैट इज इन कोलकाता एंड इट्स अ रिवराइन पोर्ट। आंसर यहां पर होना चाहिए था ए ऑप्शन, लैंडलॉक्ड। टोटल हिंदुस्तान में अब 6 और 1 टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। 6 वेस्टर्न कोस्ट पर है, 6 ईस्टर्न कोस्ट पे है। सब के सब आपको पोर्ट्स आने चाहिए। तकरीबन यूपीएससी का पेट क्वेश्चन है पोर्ट्स पे पूछना। मैंने बहुत तरीके से आपको करवा रखे हैं, चेक करिएगा क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पॉपुलेशन पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पूछा गया, और वहां पर यह भी बताया गया कि पहली स्टेज, उनकी स्टेजेस, ये वैसे भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। इंडिया इज इन द सेकंड स्टेज, हमने पढ़ा हुआ है, और ये दिया किसने? नोटेंस्टन थॉमसन ने। थॉमसन गिव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जहां पर सबसे पहली स्टेज होती है हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। ये बिल्कुल ठीक है, और उससे क्या होगा? ग्रोथ रेट विल बी वेरी लेस। सेकेंड पॉइंट, रैपिड डिक्लाइन इन बर्थ रेट, रॉन्ग है जी। रैपिड डिक्लाइन इन बर्थ रेट, कॉन्टिन्यू डिक्लाइन इन डेथ रेट, ऐसा भी हमने पढ़ा नहीं। लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट विल ऑल्सो बी लीडिंग टू लो ग्रोथ रेट। ये फोर्थ स्टेज है, जो आखिरी स्टेज है, ये भी ठीक है। पर ऐसा हमने नहीं पढ़ा कि भाई पहले ये चीज़ हो गई हो, और ना बर्थ रेट, कॉन्टिन्यू डिक्लाइन एंड डेथ रेट। क्लियर जी? ये भी हमने नहीं पढ़ा। 1 and 3, 1 and 4 इज द राइट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अच्छे से समझिए होता क्या है। सबसे पहले हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट होगा, जहाँ पर क्या होंगे? ये वो कंट्रीज होंगी जहाँ पर
डेवलपिंग बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है। अफ्रीका में जहाँ पर बर्थ भी बहुत ज़्यादा, 10-10, 15-15 बच्चे कर रहे हैं, उनमें से 5-6 तो डेथ हो जाती साथ में, डेथ रेट बहुत हाई है, तो वहाँ पर ग्रोथ रेट भी कम है। जैसे जैसे कंट्रोल हुआ, लाइफ अच्छी बननी शुरू हुई, जैसे इंडिया में अब डेवलपिंग हो रही है, तो डेथ रेट पहले कंट्रोल हुआ, बर्थ रेट अभी भी हाई है, तो इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत बढ़ रहा है। तीसरी स्टेज आती है जब बर्थ रेट भी कंट्रोल्ड है और डेथ रेट भी। अभी आपने डेथ रेट कंट्रोल किया, बर्थ रेट भी कंट्रोल कर लिया और डेथ रेट भी, तो ये क्या स्टेज हुई, जहां पर एक डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, ये यूरोपियन कंट्रीज में डेथ रेट भी कंट्रोल्ड है, बर्थ रेट भी कंट्रोल्ड है, तो ग्रोथ इज वेरी लेस। तो ये चीज़ है जी फोर्थ स्टेज वाला, और ये दोनों है, लेकिन ये दोनों एग्जैक्टली नहीं है। 1 और 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट के बारे पूछा, और पूछा गया कि इन डे और नाइट में जो डिफरेंस है, जैसे इक्वेटर पर इक्विनॉक्स पे आप देखते हो 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। यही चीज अब आप जब देखते हो, पूरे साल को हम कंपेयर करते हैं, आपने देखा होगा पोल्स पे 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती, तो मतलब 24 घंटे डे और एट द सेम टाइम 0 आवर्स नाइट। तो डिफरेंस क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। यहाँ पर सबसे कम डिफरेंस डे और नाइट के ड्यूरेशन में कहाँ पर है, इक्वेटर पर, और पोल्स पे जाके सबसे ज़्यादा। तो आंसर इज लीस्ट नियर इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस। ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया सभी को जी। नेक्स्ट आइए फिर, आपको बताना है लोकेशंस ऑफ ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये गुजरात है, यहाँ पर कोची है। अब दिमाग में आता कोची इधर है कि कोची इधर है, पर पहले भी याद रखिएगा, सबसे पहले आएगा कोची, फिर आएगा कोयाली, फिर पानीपत और फिर मथुरा। बी इज द राइट आंसर इन रिफाइनरीज। मथुरा आपको पता है यूपी में, पानीपत हरियाणा में है, कोयाली इज इन गुजरात एंड कोची इज इन योर केरला, विच इज द पोर्ट ऑल्सो, मेजर पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडफॉर्म्स पे भी जियोमॉर्फोलॉजी से यूपीएससी पूछता है। ये कास्ट टोपोग्राफी के चारों लैंडफॉर्म के नाम है, स्टेलेग्माइट, लेपिस, सिंक होल, केव, और इसमें आंसर है स्टेलेग्माइट, जो कि डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है। दो प्रकार के डेपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं जो कास्ट टोपोग्राफी में, एक ऊपर से आए उसको स्टेलेक्साइट्स कहा जाता है, और जो नीचे से आए उसको स्टेलेग्माइट्स कहा जाता है, और अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो उसको कहा जाता है पिल्लर। तो ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, आपको भी पता है इंटीरियर ऑफ अर्थ, जहां पर क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट श्योर व्हाट इज देयर इनसाइड द अर्थ, क्योंकि आज तक इंसान सिर्फ गिनती के 80 या 100 किलोमीटर, अगर 110 किलोमीटर तक गया तो 6400 किलोमीटर रेडियस है, कहाँ से हमें क्रस्ट मेंटल कोर का पता चल रहा है। कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हैं। डायरेक्ट सोर्सेज जैसे वॉल्केनो तो पक्का ही है, इवन अर्थ को एक वेव से भी हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्ट सोर्स, अर्थ मैग्नेटिज्म ऑल्सो, ऑल ऑफ दीज आर देयर। एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ क्या क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में यहां पर सर्दी है, हाई प्रेशर है, और आपको पता है जब भी हाई प्रेशर होगा तो वहां से हवा बाहर को निकलेगी लो प्रेशर की तरफ, और जब भी जहां पर हाई प्रेशर है उसको कह देते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, और वहां पर कभी भी कोई हवा नहीं चलेगी, कोई तूफान नहीं आएगा, वुड ब्लो आउटवर्ड। बिल्कुल ठीक है जी, ये ऑप्शन तो ठीक है। और कोल्ड होगा क्योंकि विंटर्स है, और कहा भी है कि हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर मीन्स एयर इज कूल एंड इट इज सबसाइडिंग डाउन, सो दोनों ऑप्शन पहले ठीक है। और आपको भी पता लू जो है वो गर्मियों में चलती है, तो ये गलत है। सर्दी का टाइम कह रहे हैं मिड विंटर। दूसरा, टोरेंशियल रेनफॉल कभी भी नहीं होती थी, टोरेंशियल रेनफॉल गर्मियों में होती है, तभी तो हम उसको कहते हैं इक्वेटोरियल रेनफॉल, और उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। वहाँ पर ये टोरेंशियल मूसलधार बारिश और थंडरस्टॉर्म्स होंगे। तो आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन होना चाहिए, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है 3-4 बार यूपीएससी रिपीट कर चुका है, कभी इसको पॉपुलेशन लिख देता डिविडेंड, कभी डेमोग्राफिक डिविडेंड। होता क्या जी, हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूथ आबादी इस समय हिंदुस्तान में, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे हैं। अगर ये यूथ वाले आबादी है, ये अगर काम करेंगे तो इकॉनमी अच्छी चलेगी। अगर इकॉनमी बढ़िया चली तो दोस्त ये टैक्स पे करेंगे, उससे क्या होगा, बुजुर्गों का भी पूरा खर्चा चलेगा, उनको पेंशन मिलेगी, और जो यंगस्टर्स हैं उनको भी पैसे मिलेंगे। तो इट इज पॉपुलेशन डिविडेंड मीन्स यूथफुल एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन। डिविडेंड का मतलब होता है वैसे इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट। नेचुरल सी बात, अगर हम आबादी में बात करें, अगर मेजर यूथ पॉपुलेशन होगी तो देश के लिए वो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो, because this is the population who is going to work and which will raise the economy of the nation। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखें। ये कौन से एरिया का टाइप ऑफ क्लाइमेट पूछा जहां पर ग्रासलैंड है और स्कैटर्ड ट्रीज हैं और श्रब्स हैं। ट्रीज स्कैटर्ड हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है नीचे, ऊपर ट्रॉपिकल स्टेपीज और डेजर्ट इस तरफ। ट्रीज जो है फ्लैट टॉप है। ये कौन सा एरिया होगा, ऑब्वियसली भाई सी ऑप्शन है, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। ग्रासलैंड से ही पता, दो ही हो सकते हैं, स्टेपीज या सवाना। आंसर आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थक्वेक के बारे में। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर, दैट इज रॉन्ग। अंदर अर्थ के पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है जिसको कहते हैं हम फोकस, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर पॉइंट ऊपर उसको कहते हैं एपिसेंटर। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस विच वर अफेक्टेड अर्थक्वेक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड होमोसिस्मिक। वो सभी होमोसिस्मिक, बिल्कुल ठीक है जी, 2 इज द राइट आंसर। आई होप सिस्मिक वर्ड अर्थक्वेक से ही रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन था ये, 2014-1 में सीडीएस में यूपीएससी ने पूछा। A typical black hole is always specified by a singularity, a horizon, either singularity or horizon or charge। ये आप लोगों ने आंसर करना कमेंट सेक्शन में अपना इसी वीडियो के, so that we can know how many of you know about this black hole। ये हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। नाउ आई नीड टू टेल यू अबाउट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म वेयर वी आर गिविंग यू द रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस, वेयर अगर आप किसी भी जगह से हैं यू कैन ज्वाइन द क्लासेस विद अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग covering everything, NCERT, previous year questions। I don't think you can ever miss your examination or scoring in the paper। Just install this app, you can just check out my profile by the name Shri Prateek and then choose the categories defense exams, CDS, FCAT, CFF and get the subscription from there। 12 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 9680 की इस समय, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी हाइक्ड, और इस पे भी आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर आप ये रेफरल कोड लगा रहे हैं प्रतीक तक्षशिला। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर आप में से किसी ने भी ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना, डू ज्वाइन बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, श्री प्रतीक @unacademy defense। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद।